हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी तय चैनल। पॉलिटी का कल मैंने एक पहला पार्ट दिया था आपको, उसके आगे का आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिससे प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। मैंने प्रस्तावना अच्छे से आपको समझा दी है, लेकिन मैंने सोचा कि प्रस्तावना भी आपको एक बार दिखा दी जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर देखेंगे शासन प्रणाली भारत में कौन सी है और कौन सी अमेरिका वगैरह में है, और संघ और राज्य क्षेत्र देखेंगे। और इसके बाद जो होगा मैं देखता हूँ, अगर समय रहा तो देखेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में कैरी करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना, उद्देशिका जिसे कहते हैं हिंदी में, और प्रीएम्बल कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, सबसे पहले हम भारत के लोग, यहाँ से शक्ति की जनता का स्रोत है जो हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। इसमें से ये हो गया जनता। ठीक है, शक्ति का स्रोत, संपूर्ण प्रभु संपन्न। ठीक है, ये हो गया सॉवरेंटी जिसे कहते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। ये दो शब्द बाद में जोड़े गए हैं, शुरुआत में नहीं थे। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, तीन प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सोशलिस्ट, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। 5 फ्रीडम है, विचार, अभिव्यक्ति, स्पीच, रेगुलेशन, बिलीफ, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 2 समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की। ठीक है, और उसके बाद जो अगला टर्म है, राष्ट्र की एकता और अखंडता। अखंडता बाद में जोड़ा गया है, 3 शब्द बाद में जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है। ठीक है, और जो संविधान जो 26 जनवरी 1950 को ये था, बाद में 3 शब्द जोड़े गए हैं जो मैंने अभी बताया है आपको। और भारत और इंडिया 2 ही नाम संविधान में लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो क्रम होता है वो ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सार्वभौमिक मतलब सॉवरेंटी, समाजवादी सोशलिस्ट, और पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर। ठीक है, प्रजातांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक, SSD ऐसे आप याद रखिएगा। इसमें थोड़ा सा लगा दीजिएगा सॉवरेंटी SO, समाजवादी सोशलिस्ट ये दोनों हैं, पंथ निरपेक्ष सेकुलर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा टर्म्स, इसको रट लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने जैसे बताया था ये बाद में जोड़े गए हैं। निरपेक्ष राष्ट्र बड़ी करता है, संवैधानिक प्रस्तावना दिया हुआ है, और अखंडता बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, और भारत को एक ऐसा है प्रस्तावना लिखा हुआ है। इसीलिए प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये एक तरीके से संविधान को बताती है कि हमारा संविधान क्या है और क्या चाहता है, दर्शन क्या है। और ये पहले कई बार बताया है मैंने, नेहरू ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव जो था वही उद्देश्य का बना था। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि जो प्रस्तावना है वो कोर्ट में चैलेंज नहीं की जा सकती, ये जस्टिसेबल नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। इसका अर्थ ये होता है कि ये संविधान को जो कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं या जज होते हैं कोई भी, वो प्रस्तावना को एक तरीके से दर्शन के रूप में उपयोग करते हैं, व्याख्या करने के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन इसको लेकर के आप कह दो कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय होना चाहिए, सभी को समान अधिकार, तो इसके आधार पर चैलेंज नहीं किया सकता, बल्कि मूल मौलिक अधिकार के आधार पर चैलेंज किया जाता है। और विशिष्ट प्रावधानों को इसलिए रद्द भी नहीं कर सकती है। और 42 संविधान संशोधन आया, इसमें संशोधन हुआ था, जो 3 शब्द जोड़े गए थे वो मैंने बता चुका हूँ आपको। वो 3 शब्द ये थे जो कि बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, सभी के नागरिकों की ये सुनिश्चित करता है। ये भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है, इसकी कुछ होती है। जैसे जो शासन का प्रमुख होता है वो जनता द्वारा चुना जाए और जनता में से ही चुना जाए, तो वो गणतंत्र होता है। जैसे इंग्लैंड का जो राजा होता है वो वंशानुगत होता है। ठीक है, तो वो जो इंग्लैंड है वो रिपब्लिक स्टेट नहीं है, जबकि भारत का जो राष्ट्रपति है वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से चुना जाता है। इसलिए भारत एक गणतंत्र है। इस मामले में भारत इंग्लैंड से एक कदम आगे है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, और इंग्लैंड सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक है। ठीक है, देख सकते हैं भारत में लौकिक सार्वभौमता जो है, हम भारत के लोग के शब्दों, हम भारत के लोग जब कहते हैं तो इसका मतलब है कि जो जनता है, जो जो संविधान बना है वो भारत की जनता ने बनाया है। ठीक है, और शक्ति का स्रोत भारत की जनता में निहित है, जो कि चुनाव के माध्यम से दिखाई देती है बार बार। सभी व्यक्ति पूर्णतः सार्वभौमिकता होता है ये। भारत का कोई धर्म नहीं है, राज्य का। इसका अर्थ ये होता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, मतलब राज्य का जो शासन है वो किसी धार्मिक किताब के अनुसार ना चला के संविधान के द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान है, वहाँ पे इस्लामिक कंट्रीज़ है, वहाँ कुरान के हिसाब से चलती है, लेकिन हमारे देश में संविधान के अनुसार चलाई जाती है, ना कि किसी धार्मिक पुस्तक के आधार पर। और लोक कल्याण नहीं है हमारे उसमें, इस शब्द का नहीं है, शब्द खुद आप देख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। धार्मिक न्याय की बात इसीलिए नहीं की गई है क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। ठीक है, सेकुलर स्टेट हैं, ये तो आप कई बार देख ही चुके हैं। संविधान का वह भाग
प्रस्तावना जो है, उद्देशिका जिसे कहते हैं, प्रियम्बल कहते हैं, वो आत्मा है संविधान की, क्योंकि वो सोल है, वो बताता है कि क्या है एग्जैक्टली हमारा संविधान। उसमें सभी टर्म्स को अच्छे से लिखा गया है। इसके बारे में के.एम. मुंशी जी ने और अंबेडकर जी ने ये चीज़ें कही हैं। इन्होंने पवित्र दस्तावेज कहा, इन्होंने हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र और जन्म कुंडली कहा है के.एम. मुंशी जी ने। और बम्बई केस हो गया और केशवानंद भारती विवाद, इन दो केसों में संविधान की जो भाग को, उद्देशिका प्रियम्बल को एक्सेप्ट किया गया था। इससे पहले जो था उससे एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इसलिए जब एक्सेप्ट किया गया तो खासतौर से केशवानंद जो भारती विवाद था, इसमें 1973 में वर्डिक्ट आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, लेकिन संवैधानिक संशोधन जो है ना 368 के तहत से हो सकता है और संविधान संशोधन कहा जाएगा वो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रिंसिपल में संशोधन नहीं हो सकता। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, ये कोर्ट अपने हिसाब से समय समय पर बताता रहता है, कोई भी एक निश्चित परिभाषा नहीं है। लेकिन हाँ, समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो कि प्रस्तावना में दिया हुआ है, सामाजिक आर्थिक राजनीति न्याय, ये सब चीज़ें एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं। उसके बाद आर्थिक न्याय दो जगह बताई गई है। आर्थिक न्याय की जो बात है, एक तो डीपीएसपी में आता है, दूसरा उद्देशिका में आता है, और जो सामाजिक और राजनीतिक न्याय है वो मौलिक अधिकारों में आता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। आदर्शों उद्देश्यों की रूपरेखा यहाँ पे भी दी गई है। ठीक है, ये तीन ही मुख्य हैं, ये तीन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी उठते हैं। इसका ये देख ही चुके हैं, 3 प्रकार के न्याय, 5 स्वतंत्रता, 2 समानता। अब शासन प्रणाली देखते हैं कि हमारा जो देश है वो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण संप्रभुता होती है। कैसे होती है, देखिए, जैसे स्टेट होता है, जैसे एक यूपी और एमपी है, ये स्टेट नहीं है, ये प्रांत है, प्रोविंस कहलाते हैं। और भारत एक स्टेट है। स्टेट के लिए 4 कंडीशंस होती हैं। जो भी स्टेट जो भी इसको 4 कंडीशन को फुलफिल करेगा वो राज्य होगा, अदरवाइज वो राज्य नहीं होकर प्रांत होगा या कि कुछ और होगा। पहली, सबसे पहले उसके यहाँ ज्योग्राफी होनी चाहिए, भूगोल होना चाहिए। ठीक है, यूपी के पास भूगोल है, भारत के पास भी भूगोल है। दूसरा, पॉपुलेशन होना चाहिए, यूपी में भी जनता रहती है, भारत में भी रहती है। तीसरी, वहाँ पर गवर्नमेंट होनी चाहिए, योगी सरकार है, मोदी सरकार है। चौथी चीज़ जो यूपी के पास नहीं है, सॉवरेंटी, संप्रभुता नहीं है। ठीक है, और भारत में संप्रभुता निहित करती है। भारत जैसे यूपी स्टेट को केंद्र संसद कभी भी चाहे खत्म कर सकती है, उसके टुकड़े कर सकती है, लेकिन केंद्र सरकार मतलब भारत भारत ही रहेगा, बस राज्य बदल सकते हैं किसी भी तय आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है, 1 से 5 जो आर्टिकल आता है संघ उसके राज्य क्षेत्र, उसके अंतर्गत बताया गया है विस्तार से। तो इसीलिए यूपी प्रांत है ये 3 कंडीशन के साथ, और जो भारत है वो राज्य है। ठीक है, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। 4 कंडीशन अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, ज्योग्राफी, पॉपुलेशन और गवर्नमेंट, और उसके बाद सॉवरेंटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है और मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो संसद के सदस्य होते हैं। जैसे हमारी संसद सदस्य चुने जाते हैं, उन्हीं में से कुछ मंत्री और मुख्यमंत्री और मंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं, या फिर स्टेट में है तो मुख्यमंत्री बनते हैं, और वो विधायिका के ही अंग होते हैं। आप तो जानते हैं, इतना तो खैर जानते हो, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और जो संविधान जो संसद है वो अविश्वास प्रस्ताव हो गया, धन्यवाद प्रस्ताव हो गया, इनके माध्यम से, और जो होती है बहस वगैरह उसके माध्यम से, और आर्थिक उपबंध जो होते हैं उनके माध्यम से मंत्रिपरिषद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। और राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती हैं, ये हम जानते हैं अच्छे से आर्टिकल 52 के तहत। और हमारा जो भारत है वो लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है और पार्लियामेंट्री रूप की सरकार है, सर्वोच्च भारत की जनता में निहित है। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार बता आ रहे हैं ये। भारत एक लोकतांत्रिक, ये आप देख चुके हैं कई बार। भारतीय राजतंत्र की विशेषता क्या है, संविधान संगत सरकार है। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और विधि का शासन है। ठीक है, कल्याणकारी राज, कल्याणकारी जो राज की परिभाषा है वो फिलोसफर ने उठाई थी, जेम्स मिल वगैरह ने। तो उन्होंने कहा था कि अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना ही कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है। संविधान का हमारे दर्शन क्या है, कल्याणकारी राज्य है पहली बात, समाजवादी राज्य है और राजनीतिक समानता है। ये 3 हमारे दर्शन हैं, यही की प्राप्ति, एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर ये भी है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और राजनीतिक सत्ता का ये तो कई बार देख चुके हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जिसे कहते हैं कि प्रेसिडेंशियल, जैसे कि अमेरिका, वहाँ पे एकल कार्यपालिका होती है और जो कि राष्ट्रपति द्वारा चुनी जाती है। ठीक है, अमेरिका में जो राष्ट्रपति वो अपने हिसाब से चुनता है, वो जनता वहाँ पे कार्यपालिका को नहीं चुनती है, इसीलिए आए दिन आप देखते हैं वहाँ कलेश होता रहता है।
भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता और सरकार को चुन सकती है और बदल सकती है। अगर ये नहीं हो तो राष्ट्रपति, तो फिर लोकतंत्र नहीं होगा, तानाशाही हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जनता के पास चुनने की शक्ति होती है, जो सबसे प्रमुख शक्ति है। भारत का संविधान परिसंघीय क्या होता है, जिसे फेडरल कहते हैं, वो क्या होता है? वो इस प्रकार होता है कि स्टेट और राज्य के बीच में शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। ठीक है, शक्तियों का वितरण होता है। जैसे कि हमारे भारत में क्या, केंद्र मजबूत है और राज्य कमजोर है, क्योंकि राज्य को केंद्र सरकार या संसद कभी भी खत्म कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार उल्टा नहीं कर सकती है। ठीक है, ऊपर से राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो स्टेट के आधार पर होते हैं। बड़े स्टेट को वो ज़्यादा सीट, छोटे स्टेट को कम सीट। इसलिए जबकि अमेरिका में सभी स्टेट को बराबर सीट्स दी गई हैं, 2-2 के हिसाब से, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। और जो हमारी न्यायिक समीक्षा है वो ब्रिटिश की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर है, ये अमेरिका से आई है न्यायिक समीक्षा, क्योंकि अमेरिका में न्यायपालिका प्रमुख होती है और ब्रिटेन में संसद प्रमुख होती है और भारत में संविधान प्रमुख है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, बिल्कुल सही बात है। उसने बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, ये भी सही है। लेकिन संघीय प्रणाली का अर्थ मैंने अभी बताया है, केंद्र और राज्य बराबर होने चाहिए, लेकिन भारत में केंद्र मजबूत है, इसलिए ये संघीय प्रणाली का प्रावधान नहीं है, इसलिए स्पष्टीकरण सही नहीं है। ठीक है, भारत के संविधान का संघीय लक्षण, शक्तियों का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, और जो पावर हैं जो हमारे केंद्र को मजबूत करते हैं वो ये राज्यपाल की नियुक्ति कैसे करती हैं। केंद्र राज्यपाल के माध्यम से सरकार गिराता बनाता है, राज्यों पे कंट्रोल करता है। और राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व मैंने बताया, छोटे राज्य को कम सीट, बड़े राज्य को ज़्यादा सीट। ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जैसे डीएम होता है जिले का, वो केंद्र का होता है, लेकिन स्टेट की जितनी मतलब जिस जिले के अंदर जितने भी नौकरी होती है वो स्टेट की होती है, लेकिन सबको कंट्रोल करता है। तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज भी कंट्रोल करती हैं, केंद्र की ज़्यादा मजबूत करती हैं। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित सही कथन, ये आप देख लीजिएगा। एकात्मक झुकाव ज़्यादा है, लेकिन संघीय व्यवस्था तो हमारे भारत में ही मूल संरचना में आता है। भारत का राष्ट्रपति परोक्षता निर्वाचित होता है, बिल्कुल सही, क्योंकि प्रतिनिधि इसको करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, जनता नहीं करती है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, बिल्कुल सही है। और स्पष्टीकरण भी सही है, क्योंकि गणतंत्र का हिसाब क्या होता है, राष्ट्रपति चुना जाए। हाँ, कि चुना प्रत्यक्ष डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है, लेकिन चुना तो जा रहा है, इसलिए गणतंत्र है। ठीक है, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं, बिल्कुल सही है। लोग खराब शासन के लिए समानता राजनीतिक दलों को कोसते हैं, दोनों सही हैं। और स्पष्टीकरण भी है, यही इसीलिए कहा गया है। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि केंद्र ज़्यादा मजबूत है। भारत में एक संघीय राज्य नहीं है, संघीय राज्य तो है खैर, भले व्यवहार में ना हो, इसलिए परंतु रीजन गलत है। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है। ठीक है, ये सत्य है। विविधताओं के समंजन में एक सशक्त, ना कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है, ये भी सत्य है। और व्याख्या भी सही है, इसमें कुछ बताने वाला लायक नहीं है। बाकी जो देखते हैं नेक्स्ट, कि महिलाएं, दलित, निर्धन और अल्पसंख्यक समुदाय जो हैं भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रस्तावना में कहा गया सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और मौलिक अधिकारों में सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। राजकीय नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी में बात की गई सामाजिक और आर्थिक न्याय की, उसमें सबसे पहले इन्हीं को दिया, इसीलिए इनके लिए आरक्षण वगैरह की बात की जाती है, इनको स्पेशल कैटेगराइजेशन किया गया है। भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का भाग बनकर उभरा है, बिल्कुल सही। आर्टिकल 21 गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता के तहत ये है, ये दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी सही है। बृहत पता है क्यों है भारत का संविधान? क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान है, इसीलिए ये इतना बड़ा है। भारत एक क्वासी फेडरल है, अर्ध संघात्मक है, ना तो संघात्मक ना ही एकात्मक, दोनों सही हैं क्योंकि बीच का है हमारा। ठीक है, अब इसके बाद जी ऑस्टिन और केसी व्हीयर ने क्या कहा भारत के संविधान के बारे में? इन्होंने सहकारी संवाद कहा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है जी ऑस्टिन ने, अर्ध संघात्मक क्वासी फेडरेशन कहा है केसी व्हीयर ने। ये दोनों आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश हिंदी दोनों में पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान अधिक कठोर, अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन है, केसी व्हीयर। ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े थिंकर्स हैं जिन्होंने बहुत काम किया है पॉलिटी के क्षेत्र में, इसीलिए इनके कथन बहुत मायने रखते हैं। ये इंग्लैंड के लगभग हैं और इन्होंने बहुत काम किया पार्लियामेंट को विकसित करने में। भारतीय जो संघात्मक के तंग ढांचे में डाला गया है वो बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा था। भारतीय राजनीतिक पद्धति कैसी है? धननिरपेक्ष राज्य है हमारा देश, संसदीय पद्धति है, प्रधानमंत्री है, संसद है, राष्ट्रपति मुख्य नहीं होता जैसे पार्लियामेंट्री उसमें होता है, प्रेसिडेंशियल रूल में होता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में होता है, संघीय नीति है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक राज्य जिससे जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित
प्रधान नहीं तो एक ऐसी सरकार जो जनता की हो, ये गणतंत्र होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। संविधायक सरकार मैंने आपको बता ही दिया है। अब कुछ प्रतीक देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, पुष्प कमल है, पक्षी मोर है, और जो राष्ट्रीय ध्वज है न्याय का है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज जो चक्र का प्रतीक है वो न्याय का प्रतीक है, अशोक का है। ठीक है, और 24 तीलियां हैं उसमें, वादन 52 सेकंड है। ठीक है, और संघ और राज्य क्षेत्र, जिसके माध्यम से भारत की अपने ज्योग्राफी को डिफाइन किया है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले है, क्योंकि स्टेट बनने के लिए सबसे पहले ज्योग्राफी होती है, इसीलिए सबसे पहले इसको रखा गया है। इसका भी एक लॉजिक रखा गया, कुछ भी बेवकूफ़ी भरा कदम नहीं रखा गया। अपनी पॉलिटी में बहुत सोच समझ के 2 साल 11 महीने 18 दिन में इसीलिए बनाया गया है। नए राज्य के गठन की शक्ति संसद में निहित है, मैंने जैसा कि आपको बताया। ठीक है, कभी भी खत्म कर सकती है, सीमाओं को परिवर्तित कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। ठीक है, केवल स्टेट को एक रेजोल्यूशन भेज देता है राष्ट्रपति, अगर वो एक्सेप्ट करे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ना एक्सेप्ट करे तो भी इस संसद इस बारे में बिल्कुल भी स्वतंत्र होती है। ठीक है, मौलिक अधिकार बच्चों के शोषण से 24 से संबंधित है। ICCPR के अनुच्छेद बाल अधिकार को जो है सुरक्षित किया गया आर्टिकल 24 के तहत। ठीक है, जितने बाल अधिकार 24 के अंतर्गत, और जो अस्पृश्यता का उन्मूलन है अनुच्छेद 17 के तहत है। और ये कोर्ट जो है अनुसूचित जाति यानी कि SC के सदस्यों के रूप में कर सकती है, लेकिन जो अनटचेबिलिटी है वो कैसे दूर करी जा सकती है, सबसे आप खुद जानते हैं। लॉ बना दो और अच्छी शिक्षा दो और एक जागरूकता फैलाओ। ठीक है, इसके माध्यम से मद्रास राज्य का एक 2 राय राजन मुकदमा था, उन्होंने भेदभाव के विरुद्ध अधिकार के बाद संशोधित किया गया था। ठीक है, आर्टिकल 17 देख ही लिया। और जो हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी, जब प्रेस की आज़ादी है, वो आर्टिकल 19A के है तहत है। 19A कह दो या 19(1)A कह दो। ठीक है, दोनों सही है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो 19(1)A में है, इसी के तहत RTI भी आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो लिखा हुआ साफ साफ, इसको मैं मौलिक अधिकार पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं इसको इतना डीप में नहीं ले आ रहा हूँ, तो आप अभी हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, कुछ मिलान देख लेते हैं। ये इससे संबंधित है। ठीक है, और 24 जो है कारखानों में जो बालकों का शोषण के समय 26 धार्मिक प्रबंध, और जो बलाश्रम है 23 के तहत है। इसको मैं अच्छे से देखूंगा जब अनुच्छेद पढ़ाऊंगा, मौलिक अधिकार अच्छे से पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। हाँ, ये देख लेते हैं, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत, जिसे कहते हैं संवैधानिक प्रावधानों का अधिकार। ठीक है, न्यायपालिका है इसका, सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट, 2 ही हैं। ठीक है, जिला अदालतें नहीं आती इसके अंतर्गत। कुछ बेसिक क्वेश्चन, उल्फा उग्रवादी असम से संबंधित, पीपुल्स वार ग्रुप आंध्र प्रदेश, जो आतंकवादी संगठन था ये आंध्र प्रदेश में था। कावेरी जल विवाद 4 राज्यों के बीच में, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल। भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन है सबसे पहले किया गया था वो 29 दिसंबर 1953 को आंध्र प्रदेश का किया गया था। पुट्टू श्री रामालू थे, उनकी मृत्यु के पश्चात कांग्रेस की जिन्होंने अनशन किया था वो खत्म हो गए थे, उसके बाद एक विद्रोह हुआ था जिसके बाद सरकार को करना पड़ा था। और पहला भाषाई राज्य था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने पढ़े भी होंगे, कई बार एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने कुछ क्वेश्चन देखे। अगले टर्म्स में आपके लिए मौलिक अधिकार में लेके आऊँगा। ठीक है, उसके बाद कुछ अच्छी चीज़ें और लेके आएंगे कि मौलिक अधिकार, फिर DPSP, फिर कुछ स्टेट से संबंधित क्वेश्चन लेके, उसके बाद मैं साइंस लेके आऊँगा, साइंस पहले भी लेके आऊँगा मैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, आपके काम का है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉलिटी ARO के एग्जाम में ज़्यादा आती है, इसलिए मैंने इसको पहले दिया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।